नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मेंबर बनिए और मेंबर ओनली वीडियोस देखिए। उसमें बहुत सारे शास्त्रों पे बात होती है, आपको बहुत उसका फ़ायदा होगा। लाभ उसका उठाइए और अपने धार्मिक जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाइए। यही पर्पज़ है सतोलॉजी चैनल का। चलिए, 3 साल भारत को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उसका आप प्रिपरेशंस ऑलरेडी देख रहे हैं। जैसे कि फ्रेंच सोल्जर्स ने रशियन शैडो फ्लीट के एक टैंकर पे बोर्डिंग किया, ये कंफर्म न्यूज़ है। अब क्यों ऐसा फ्रेंच करेंगे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सारे यूरोपीय देश और अमेरिका जो उसका कॉलोनी है यूरोपीय देशों का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब देशों का जो प्रॉस्पेरिटी है, जो इनका धन वैभव जो भी है, वो एशिया से आया है। और एशिया से ही ये हमेशा धनी हुए हैं और उससे आगे बढ़े हैं। ये इतिहास है। और एशिया को ही लूट कर जो दूसरों की अच्छाइयों को वो एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, अतिथि देवो भव जो होता है वो सिर्फ संतों के लिए होता है, जो वेदों में विश्वास करते हैं, किसी और के लिए नहीं होता। जो वेदों का पालन करते हैं वो संत, उनको जब वो बिना बुलाए आपके घर आए, वह देवों की तरह उनकी पूजा की जाती है, किसी और की नहीं। हमने इस श्लोक को मिसयूज किया, हमने किसी को भी अतिथि मान लिया। नहीं, बिन बुलाए जो संत आए वही सिर्फ अतिथि हैं और कोई नहीं है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश मोनार्क, ये सब अतिथि हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये शत्रु हैं, क्योंकि आपको लूटने के लिए आए हैं। इनके ऊपर क्षत्रिय धर्म का पालन होता है, इनसे युद्ध किया जाता है, इनको घर से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि ये अतिथि नहीं है, क्योंकि ये संत नहीं है। ओके, वो पूरा श्लोक आप sathology.com, उस पर एक मेरी वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप एनालाइज कर सकते हैं कैसे कौन अतिथि होता है, कौन नहीं होता। तो ये सब लोग अतिथि नहीं है, ये भारत लूटने के लिए आए थे। इनको मार्तंड वर्मा ने दंड दिया 1741 में। मार्तंड वर्मा इज द फर्स्ट पर्सन टू फाइट अगेंस्ट कोलोनाइजेशन फ्रॉम द भारत पर्सपेक्टिव 18वीं शताब्दी में, 1741 में। आजकल की बात कर रहा हूँ मैं, विक्रम संवत की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल के जो कैलेंडर है, शक संवत की भी नहीं बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 18वीं शताब्दी के बारे में। अब जो फ्रेंच सोल्जर्स ने जब बोर्ड किया शैडो फ्लीट को, उसका समझ सकते हैं, उन्होंने झूठा एलिगेशन लगाया कि वहाँ से ड्रोन्स छोड़े गए थे और उन्होंने उस पर बोर्ड किया टू चेक, वो टैंकर भारत की तरफ ही आ रहे थे। ये एक तरीके से भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है फ्रांस ने। ओके, फ्रेंच को मालूम है क्या कर रहे हैं। तो जस्ट वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं मोदी जी से, वो इसलिए करते हैं कि मोदी जी, उनको लगता है कि मोदी जी को अलग तोड़ लेंगे और भारत को लूट लेंगे वापस। ये एग्जैक्टली करते हैं पश्चिमी देश। उनकी चालाकी, उनको लगता है कोई पहचान नहीं रहा है, लेकिन हमारे जैसे छोटे लोग भी पहचान जाते हैं इनको, राइट। अब दूसरी बात आती है कि G7 नेशंस भारत को फिर सैंक्शंस लगाना चाहता है। जो पश्चिम के जो सबसे बड़े दुश्मन है वो है रशिया और भारत, और कोई देश नहीं है। ये दोनों ही सेल्फ सफिशिएंट देश हैं। ये भारत की फूड सिक्योरिटी को अटैक करने के लिए ही ट्रंप फोकस कर रहे थे, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के लिए, डेयरी एक्सपोर्ट के लिए, समझे आप। उनको पता था कि भोजन पे अगर भारत को डिपेंड कर दिया वापस वेस्टर्न कंट्रीज पे, ग्रीन रेवोल्यूशन रिवर्स कर दिया, इसीलिए वो सब जगह, पूरा पंजाब में गड़बड़ी फैलाई गई, पूर्वी देशों में फैलाई गई, पूर्वी भारत के कॉर्नर पे फैलाई गई। अब भारत के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा कि वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करे थ्रू मिलिट्री मीन्स, समझे। लाइक सेनाओं के द्वारा ही करना पड़ेगा भारत को। चीन और भारत की लड़ाई करने की कोशिश करे, लेकिन भारत उसमें नहीं माना। बायलैटरल रिलेशन रहेंगे उसके, लेकिन फिर भी चीन को कभी भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि चीन जो है डिपेंडेंट है अमेरिका पे ऊपर या यूरोप के ऊपर। और चीन और भारत स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर्स भी हैं और स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स भी हैं, कल्चरल फ्रेंड्स हैं, स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर्स हैं। तो चीन को भी समझना चाहिए कि भारत की सुरक्षा उसका भी दायित्व है।
नहीं तो चीन के बाद, भारत के बाद चीन का नंबर है। चीन के शस्त्र सबको मालूम है, दिखाने के होते हैं, काटने के लिए नहीं होते। उस चीन ने कभी युद्ध किया ही नहीं आज तक। उसने छोटे देशों को धमकाता है, लोग डर के मारे सरेंडर कर जाते हैं। वो उसने वेस्ट से सीखा है। लेकिन इतिहास बताता है चीन कभी भी युद्ध नहीं लड़ सकता, उसकी क्षमता नहीं है, उसकी मानसिकता नहीं है। और अब तो पॉपुलेशन उनकी बहुत ही कम है, इसकी वजह से वो युद्ध कर ही नहीं सकते। हाँ, अब आते हैं कि तो भारत को चीन से लड़ाने का जो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है वो चलता रहेगा, वो चलता ही रहेगा, कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अब हम आते हैं अफ्रीका की तरफ, जिस पर युद्ध होने वाला है। अफ्रीका के ऊपर, क्योंकि अफ्रीका जो है अभी भी कॉलोनाइज्ड है, पूरी तरीके से कॉलोनाइज्ड। अफ्रीका के जो रूलर्स हैं वो किसी न किसी तरह एजुकेशन, लैंग्वेज, किसी न किसी बंधे हुए हैं अमेरिका के साथ। तो पूरी तरह कॉलोनाइज्ड कंट्री है और इसीलिए अफ्रीका का जो फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से भारत की मदद से वो बाहर निकल सकता है। वेस्ट को ये अच्छा नहीं लगता कि भारत अफ्रीका के बहुत करीब है, क्योंकि अफ्रीका में मिनरल्स हैं, अफ्रीका में रेयर अर्थ है, अफ्रीकन इकोनॉमीज डिपेंडेंट है दूसरे देशों पे, क्योंकि वहाँ कॉलोनाइजेशन कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। इसलिए अफ्रीका एक फर्टाइल ग्राउंड है युद्ध करने के लिए। और भारत की सुरक्षा अफ्रीका से शुरू होती है और पैसिफिक से शुरू होती है। मतलब फिलीपींस, मतलब पापुआ न्यू गिनी, फिजी, वहाँ से भारत की सुरक्षा शुरू होती है और अफ्रीका की इससे भी सुरक्षा होती है। अगर अफ्रीका भारत के लिए सुरक्षित होगा तो लोग नहीं आ पाएंगे। उत्तरी दिशा में अभी तक भारत के सामने रशिया एक दोस्त बन के बैठा हुआ है, इसलिए सारा युद्ध जो है लूटने का यूरोपीय देशों का वो है रशिया के विरुद्ध, थ्रू वेरियस सिस्टम्स, यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक और WHO, यूनिसेफ, UNHCR, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भारत के विरुद्ध काम कर रहे हैं ना। आपको लगेगा कि यूनिसेफ का नाम कैसे ले लिया। यूनिसेफ के थ्रू मिथोलॉजी फैलाई जाती है। वो भारत के एजेंसीज जो है ASI उसके साथ लगे हुए हैं, जो कि ASI अभी भी कॉलोनियल कब्जे से बाहर नहीं निकली है, जस्ट लाइक US इंडियन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है, ASI के थ्रू तो कर ही रहे हैं, प्रोग्राम उनका चल ही रहा है। और ये सब खतरे भारत के चल रहे हैं क्योंकि उनको वापस भारत को लूटना है। उनको शौक हो गया कि डिस्पाइट एवरीथिंग भारत का मिडिल क्लास इज सो बिग। तो लड़ाई भारत के मिडिल क्लास के लिए है। और प्लस भारत ने टेक्नोलॉजी वॉर भी छेड़ दिया है, फाइजर को मना कर दिया और अभी एप्स के ऊपर आ रहा है भारत, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सब के ऊपर आ रहा है थ्रू इंडिजिनस प्रोडक्ट्स लाइक ज़ोहो और अदर प्रोडक्ट्स भी हैं भारत के बहुत अच्छे अच्छे, उन सब के थ्रू आ रहा है। तो उनको बहुत बड़ी चिढ़ लगी हुई है। भारत के सैटेलाइट्स, भारत के रॉकेट्स, आप कभी भी मत सोचिए कि अमेरिका या कोई भी पश्चिमी देश भारत की तरक्की से खुश रहते हैं, कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो लुटेरे हैं। उनको लूट का ही माल से चलता है, वो उनकी प्रॉस्पेरिटी लूट के माल से चलती है, क्योंकि वहाँ सभ्यता है ही नहीं। वहाँ पे महिला सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होती है। यहाँ पे मैं रहता हूँ, मुझे मालूम महिला सिर्फ ऑब्जेक्ट होती है, चाहे कोई भी हो। एट द एंड ऑफ द डे महिला इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट। और वहाँ पे अभी आप देख ही रहे हैं, जो अभी US जनरल्स को संबोधित किया, किस तरह उन्होंने बात किया, कोई महिला कॉम्बैट नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, उनकी क्षमता नहीं है। तो वो सब उन सब चीज़ों पर अटैक कर रहे हैं, तो विद इन देयर ओन सोसाइटी, ताकि अमेरिका वेमार रिपब्लिक ना बन जाए या जर्मनी बन जाए, बिस्मार्क का जर्मनी, जो बिस्मार्क जर्मनी बनाया उसके पहले वेमार रिपब्लिक ना बन जाए, जहाँ पे लड़कियाँ आदमी औरतों की जैसा बिहेव करती थी, महिलाओं के जैसा। अरबी देशों पे उनकी बहुत बड़ी चाल थे। अरबी संगठन बनाया ताकि अमेरिका वहाँ से निकल सके, और अरबी संगठन भारत को तकलीफ देता रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि अरबी संगठन कर सकता है ये सब काम। सऊदी अरब को पैसा दिया जाएगा, वो इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने अभी, राजनाथ सिंह ने आज ही उस पर धमकी दी है कि सर क्रीक एरिया से कोई भी प्लान ना करे। फिर उन्होंने धमकी दी POK के ऊपर। POK तो भारत को लेना ही पड़ेगा थ्रू शक्ति, अभी रौद्र रूप दिखाना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं बचा है। जिस सारे ऑप्शन से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। भारत, अमेरिका क्या करना चाहता है, पहले इकोनॉमिकली भारत को वीक करेगा, फिर उसके बाद उसकी सैन्य शक्ति पे और अंदर से पहले बुटाव करे। साम दाम भेद दंड, तो तीनों चल रहा है इस समय भारत के साथ। साम दाम भेद चल रहा है, तीनों उनका चल रहा है। जस्ट ये मत सोचिए कि चाणक्य नीति सिर्फ आप ही जानते हैं, चाणक्य नीति वो भी पढ़ के बैठे हुए हैं, और उन्होंने कनक की पढ़ी है, विच इज सन त्जु's आर्ट ऑफ वॉर, जिसमें लूट खसोट इज ए नॉर्मल थिंग फॉर अमेरिकन्स।
तो साम दाम भेद वो कर रहे हैं दम के भारत में, कब तक डिफेंड करेंगे? डिफेंड करने का समय महाभारत नहीं बोलता है डिफेंड करने के लिए, कॉन्स्टेंटली आप डिफेंड नहीं कर सकते, एक समय आपको आक्रमण को ही डिफेंस बनाना पड़ेगा। तो इसलिए भारत के इंजन्स में डिले, भारत के प्लेन्स में डिले, फ्रेंच के साथ डिले, इसके साथ डिले, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि कहीं भारत की क्षमता बढ़े। तो भारत को चाइना मॉडल पे चलना पड़ेगा, वेयर दे हैव टू यूज देयर ओन प्रोडक्ट्स फॉर अ लार्जर नंबर। जब आप टेक्नोलॉजी आपकी अच्छी नहीं हो तो संख्या बड़ी होनी चाहिए। जो भारतीय एयरफोर्स है कि वो सिर्फ वेस्ट के जैसा दिखे ऑन वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स, ये सब तो हम लोगों को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि वी नीड टू हैव स्टेबल इंडियन प्लेटफॉर्म्स विद इंडियन इंजन्स, है ना। तो ये सब भारत को फोकस करना पड़ेगा और ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी सुरक्षा की देखना पड़ेगा, थ्रू मिसाइल्स, थ्रू अदर थिंग्स, क्योंकि उसी के थ्रू आगे बढ़ सकता है भारत। और स्पेस में जो इंजन्स के थ्रू अचीव नहीं हो रहा है वो ड्रोन्स के थ्रू अचीव हो जाए, करेक्ट। उस तरह भारत को देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी भारत के पास D1 डेवलपमेंट आ चुका है GTRE का, जो गोदरेज ने डिलीवर किया है फॉर ड्रोन्स। तो इसका मतलब ये है भारत बड़ी संख्या में ड्रोन्स, बड़े ड्रोन्स अप्लाई कर सकता है, जो कि विल हैव द सेम पेलोड लाइक ए तेजस और समबडी एल्स। तो ये सब प्लान्स भारत को देखने पड़ेंगे इन करेंट सिनेरियो, क्योंकि 3 साल भारत के लिए युद्ध का समय है, बहुत भयंकर युद्ध का समय है, और भारत को युद्ध लड़ना ही पड़ेगा अगर भारत को अपनी रक्षा करनी है। और मैं देख रहा था राजनाथ सिंह का प्लान कि जिस तरह इकॉनमी ग्रो कर रही है, इस तरह उनको अपने जो सैंक्शंस है, अपने जो कैपेबिलिटीज, उसको भी ग्रो करना पड़ेगा, नहीं तो इकोनॉमी आप नहीं बचा सकते। चिंता का विषय नहीं है, ये समाधान का विषय है। चिंता नहीं करनी चाहिए कभी भी, चिंता तो कायर लोग करते हैं, जो हम लोग हैं समाधान का जितना कर सकते हैं करेंगे, उतना नहीं कर सकते नहीं करेंगे, राइट। उस तरह चिंता करते हैं, इससे कुछ क्रिएटिविटी आती नहीं है। तो सरक्रिक पे इशू है, बांग्लादेश का इशू है, उसको भी सेनाओं के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा, POK भी सेनाओं के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। और साथ में भारत को अपनी सुरक्षा टर्की से शुरू करनी पड़ेगी, शायद वहाँ पे इजराइल के साथ मिलकर युद्ध भी करना पड़े बाकी देशों के साथ। अभी जो हमारा पॉलिसी था, हम सेनाएं कहीं भेजेंगे नहीं, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं किसी को राय नहीं दे रहा हूँ, किसी को कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक महाभारत का पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ कि भारत को महाभारत के अनुसार अगर रशिया भारत की रक्षा कर रहा है, उसको लग रहा है कि नॉर्थ से रक्षा रशिया कर रहा है, जैसे पहले उत्तर कुरु करता था भारत की रक्षा, तो इस समय रशिया उसी जगह पे है, उसी लैंड पे है, उत्तर कुरु पे है। तो वहाँ से भारत को सुरक्षा वहाँ से आरंभ करनी पड़ेगी, और वहाँ पे शायद भारत को फोर्स होना पड़े रशिया के साथ सैन्य इन्वॉल्वमेंट होने का। ओके, हो सकता है, क्योंकि भारतीय और रशियन फोर्सेस यूज सिमिलर इक्विपमेंट्स, सिमिलर अलाइंड आर्मीज, सेम उसी तरह रशिया की रक्षा भारत करता है फ्रॉम इंडियन ओशन। ये रशिया को मालूम होना चाहिए। लेकिन अभी तक भारत जो है बस बैठा रहता है, मतलब हम बैठे तो नहीं रहते, बट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बस। बट आपको एक्शंस लेना पड़ेगा, बहुत सारे एक्शंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिकन जो बेसेस हैं वो सब भारत के लिए खतरा हो सकता है। अमेरिका को बहुत बड़ा खतरा है उसी की फोर्सेस से, अमेरिका को खतरा है उसकी फोर्सेस से जो अभी शहरों में आने वाली है। तो लोग डर गए अमेरिका में। फाइजर का डील हो गया, फिर डिजिटल आईडी की बात हो रही है थ्रू माइक्रोसॉफ्ट, तो अमेरिका पे राज करेगा ऑरेकल एंड माइक्रोसॉफ्ट, और भारत पे राज करेगा भारतीय ऐप्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी युद्ध है, कलयुग है ये। तो इस तरह बैटल लाइन्स ड्रॉ हो चुकी हैं। अब देखना है कौन पहला शॉट फायर करता है, कौन पहले गोली चलाता है, वो देखना पड़ेगा। ऑलरेडी वेस्ट की तरफ से गोलियां चल चुकी हैं। चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलना, मणिपुर में गड़बड़ी फैलाना, बांग्लादेश में बेस सेटअप करना, चाइना के लिए नहीं है, भारत के लिए। चाइना के लिए नहीं है, भारत के लिए है, समझे। बांग्लादेश का सेटअप भारत के लिए, जो अमेरिका बोलता है उसका विपरीत है। ओके, अमेरिका अपने लोगों को भी बोलता है हम तो शांति बात करते हैं, नहीं, वो अमेरिकन को कंट्रोल करना चाहते हैं। इसको गांठ बांध के रख लीजिए अपने साथ, गांठ बांध के रख लीजिए। कल ही मैंने शो बनाया था उसके ऊपर, जो टेक्नोलॉजीज की बात कर रहा था मैं। तो नाउ अभी जो है एक नया आयाम खुलने वाला है, एक तरह का नया
विंडो खुलने वाला है कॉन्फ्लिक्ट का, जो एशिया पैसिफिक से शुरू होगा और वेस्ट एशिया से शुरू होगा। डिप्लोमेसी साम दाम भेद यहीं तक काम कर सकता है, उसके आगे नहीं कर सकता। अब गुप्तचरी का काम है, सारा गुप्तचरी का काम है। ऑलरेडी भारतीय सरकार को आगाह हो गया है, दे ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। तो लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें करने की आवश्यकता है। अब हम अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखें, अमेरिका को अपनी इकॉनमी बचानी है किसी भी तरह से। उसकी प्रॉस्पेरिटी जो इतनी मुश्किल से उन्होंने क्रिएट करी, अब खो रही है, पैसे नहीं है। उसके लिए कुछ भी कर सकता है अमेरिका, अपने इस पॉपुलेशन को भी ख़त्म कर सकता है, दूसरों को भी कर सकता है, क्योंकि ये उनको लग रहा है कि कॉलोनी खो जाएगी। अमेरिका गया तो कनाडा भी गया, कनाडा गया तो ऑस्ट्रेलिया भी गया, ऑस्ट्रेलिया भी गया तो न्यूजीलैंड गया। जो अब मीडिया में देखते हैं कनाडा और अमेरिका फाइट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत। दे कैन नॉट फाइट। दोनों ही चर्च ऑफ इंग्लैंड से कंट्रोल होते हैं, दोनों का ही सुलह हो जाएगा चर्च ऑफ इंग्लैंड में। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी चर्च ऑफ इंग्लैंड से कनेक्टेड है, उनका भी सुलह हो जाएगा, समझे। तो उनमें पूरी एकता है। और भारत की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, उनकी एकता भारतीय जनमास के सामने नहीं टिकती। तो चुनौती भी है और अभी कठोर निर्णय लेने का समय आ गया है। आज भगवत गीता का इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गया है। कम कभी नहीं होता, भगवत गीता का इम्पोर्टेंस बढ़ता ही रहता है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। हमारे गुरुकुल में जुड़िए, और गुरुकुल के साइन अप शीट्स हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धर्म को सीखिए, धर्म के दृष्टि से जियो पॉलिटिक्स देखिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज दशहरे के पावन अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं। और मेरी एक बुक है 1 Arrow 1 Kill, उसको ज़रूर आप देखिएगा, फिश में अवेलेबल है, तो आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी श्री राम से।